बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 का। इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 ठीक है, कौन सा है? केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द रायन फाइबर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। अब जो है हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। व्हाट आर दी प्लास्टिक्स? प्लास्टिक्स आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? ह्यूमन मेड जो हों, फॉर्म्ड बाय द एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और ये किस चीज़ से बन रहे होते हैं आपके पास? या तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू होंगे या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू होंगे, ठीक है। मोनोमर्स की मोनोमर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होते हैं? सिंगल बेसिक यूनिट्स होते हैं और बहुत सारे यूनिट्स मिलकर, बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर आपके पास जो है वो पॉलीमर बनाते हैं। एडिशन पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि उसमें कंटिन्यूसली जो है वो सिर्फ एडिशन होती जाएगी बहुत सारे मोनोमर्स की। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होगा कि उसमें से क्या चीज़ रिमूव होगी? वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना और फिर उनकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होना। तो आपके पास वो क्या कहलाएगी? पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और ये जो है आपके पास कुछ सी की पिक्चर है कि इस तरह से जो है वो प्लास्टिक्स जो है वो सी में मौजूद हैं और हर जगह जो है वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। पॉलीथीन बैग्स हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स दी। ये एक छोटी सी डायग्राम है ताकि जो है वो सेव द प्लैनेट्स के लिए हम बात कर सकेंगे। जहाँ पर जो है वो आपके पास जो प्लास्टिक्स वगैरह हैं ये क्या करती हैं? सी वाटर या सी क्रिएचर्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। इस तरह से उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो मिनिमाइज़ योर वेस्ट। अपने जो प्लास्टिक्स के वेस्ट हैं इन्हें मिनिमाइज़ कीजिए, इन्हें कम यूज़ कीजिए प्लास्टिक बैग्स को। और जो है वो अपने ही प्लानट को सेव कीजिए ताकि आपकी वाटर लाइफ और जो इस तरह से टेरेस्ट्रियल लाइफ है एनिमल्स की वो जो है सेव रह सके, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाती है प्लास्टिक्स की कि प्लास्टिक्स को किस तरह से कितनी टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक को थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहते हैं, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। सेकेंड वन इज नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। दो टाइप्स हैं थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कह सकते हैं एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। आ जाइए इन पे डिस्कस करते हैं कि थर्मोसेटिंग्स क्या होते हैं और थर्मोस्टेट्स क्या होते हैं। ऐसे थर्मोप्लास्टिक्स आपके पास क्या होंगे? ऐसी पहली टाइप जो क्या हो, कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली, यानी कि उन्हें क्या किया जाए? बार बार मेल्ट करके यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? उन प्लास्टिक्स को कहते हैं जिनको आप बार बार मेल्ट कर कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और थर्मोस्टेट्स क्या होते हैं? थर्मोस्टेट्स आपके पास वो होते हैं जो वंस शेप कैन नॉट बी मेल्टेड। एक दफ़ा जिनको शेप दे दिया जाए उसके बाद वो क्या हो? मेल्ट ना हो, यानी कि उस शेप में कन्वर्ट ना हो सके, ठीक है। तो ये आपके पास जो है थर्मोसेट्स की एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब इनको जो है पर्टिकुलरली एक एक टाइप को सही तरह पढ़ते हैं क्या होती है। थर्मोप्लास्टिक आपके पास क्या है? प्लास्टिक्स विच कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ऐसी प्लास्टिक जो आपके पास सॉफ्ट हो जाए हीट में एंड हार्डन ऑन कूलिंग, और जब उसे ठंडा किया जाए तो वो क्या हो जाए? हार्ड हो जाए, ठीक है। And this process of heating, softening, molding and cooling can be repeated and does not affect the properties of the plastic। और ये जो प्रोसेस है, हीटिंग का प्रोसेस हो गया, साथ साथ कूलिंग हो गई, कूलिंग के अलावा इस पे जो है मोल्डिंग यानी मोल्ड, इसको किसी क्रिएचर में इसे किसी चीज़ में ढालना, उसे मोल्ड में डालना, ठीक है। इन तमाम प्रोसेसेस में प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ को कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करते हुए जो वर्क हो रहा है तो वो आपके पास कौन सी प्लास्टिक में आ जाएगा? वो आपके पास थर्मोप्लास्टिक्स में आ जाएगी, ठीक है। इनको बार बार आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो, इनको मेल्ट करके कूल कर कर इनको मोल्ड में डालकर तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। आर नोन एज ई थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। नाम से ही जाहिर हो जाएगा कि सॉफ्टनिंग है, यानी कि ये सॉफ्ट ईजिली हो सकते हैं हीटिंग पे, और दोबारा जो है कूलिंग पे वो क्या हो जाएंगे? हार्डन हो जाएंगे। एग्जाम्पल में आपके पास क्या चीज़ आ सकती है? सेल्यूलोज नाइट्रेट और नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज एसीटेट एंड विनाइल पॉलीमर्स, ये वो प्लास्टिक्स हैं जो आपके पास इस तरह से यूज़ हो रहे हैं। ब्लॉक्स वगैरह आपके पास प्रिपेयर करने में भी यूज़ होती है ये प्लास्टिक, और यहाँ पर इस तरह की प्लास्टिक है। और ये जो आपके पास जो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ये किसका है? सेल्यूलोज नाइट्रेट और नाइट्रोसेल्यूलोज के स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्टली ये, ठीक है। और विनाइल के पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारे बड़े पॉलीमर्स मतलब मोनोमर्स मिलाकर। किस किस के मोनोमर्स? सेल्यूलोज के और एसीटेट, मतलब सेल्यूलोज एसीटेट के बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं और एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इस प्लास्टिक की कंस्ट्रक्शन
होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तरफ चलते हैं। आपके पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं? दोज प्लास्टिक्स विच कैन नॉट बी रीवर्क, ऐसी प्लास्टिक्स जिनके ऊपर दोबारा वर्क ना किया जा सके, बस एक दफ़ा यूज़ हो गई और उसके बाद वो ख़राब हो सकती हैं, बस उसके बाद कोई यूज़ नहीं किया जाएगा। विच कैन बी हीटेड ओनली वंस बिफोर दे सेट, उनको सिर्फ एक ही दफ़ा हीट किया जा सकता है कि वो अपनी एक कंडीशन में आ गए, बस उसके बाद उनको दोबारा से किसी और कंडीशन में या किसी और मोल्ड में आप नहीं ढाल सकते, तो उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल्स में आपके पास क्या चीज़ आ जाती है? इस तरह की प्लास्टिक्स आ रही हैं, ये एक दफ़ा जो है वो ब्रेक हो जाए, मतलब बन जाती हैं, तो फिर इसके बाद दोबारा से ये क्या है, रीवर्क नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर इस तरह की डिफरेंट प्लास्टिक्स नहीं बनाई जा सकती। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? फॉर्मिका और बेकलाइट। ठीक है, फॉर्मिका जो है वो फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये जो है आपके पास ऐसी, और बेकलाइट जो है आपके पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में यूज़ हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्नल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं प्लास्टिक्स की? प्लास्टिक्स आर जर्नली टफ एंड रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एसिड्स एंड अल्कली। प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जो आपके पास एक होती है डिफरेंट बायोप्लास्टिक्स होती हैं और एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स होती हैं। बायोप्लास्टिक्स आपके पास जो है वो किसी भी एसिड के एक्शन से ख़त्म हो जाएंगी। अगर एसिड या बेस का एक्शन करवा दिया जाए बायोप्लास्टिक्स के ऊपर तो वो फौरन से ख़त्म हो जाती हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल होती हैं, और वो प्लास्टिक्स जो है बहुत अच्छी मतलब पाई जाती हैं कि उनको वक्त के साथ ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो आपके पास आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स हैं और इस तरह की पॉलीमर्स से मिलकर जो प्लास्टिक्स बन रही हैं, इनके पॉलीमर्स से, केमिकल्स के पॉलीमर्स से मिलकर जो बन रही हैं, तो ये जो है आपके पास रेजिस्टेंट होती हैं। एसिड अगर इनके ऊपर डाल दिया जाए तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेस डाल दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये जनरली जो होती है टफ होती हैं। प्लास्टिक्स आर नॉट वेरी मच अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। प्लास्टिक्स पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, यानी सर्दी है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही वो श्रिंक होगी ना ही वो एक्सपेंड होगी गर्मी होगी। सही। प्लास्टिक्स कैन बी इजीली मोल्डेड एंड डिफॉर्म। प्लास्टिक्स को किसी भी सांचे में आसानी से ढाला जा सकता है। ठीक है, और जब वो हीटेड कंडीशन में होगी तो आप उसे किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, उस जैसी शेप बना सकते हो, उसे ब्रेक डाउन से ख़त्म कर सकते हो, ड्यू टू विच आर्टिकल्स ऑफ एनी डिज़ायर शेप एंड फॉर्म कैन बी मैन्युफैक्चर। इनकी ही वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से प्लास्टिक की, कि वो मोल्डेड हो सकती है आसानी से और डिफॉर्म्ड हो सकती है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक बनाई जा सकती हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। सम कॉमन प्लास्टिक्स एंड देयर यूज। कुछ कॉमन प्लास्टिक्स हैं और उनकी यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब हम वो वाली प्लास्टिक्स पढ़ रहे हैं जो किसके थ्रू बन रही होती है, आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनेंगी। ठीक है, इन्हें अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि एडिशन में क्या होता है और कंडेंसेशन में क्या होता है। तो पॉलीइथीन जो है आपके पास, पॉलीइथीन बैग्स जो होते हैं आपके पास, नॉर्मल प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स, और ये किसकी वजह से? ऑब्वियसली पॉलीइथीन, यानी कि क्या होंगे आपके पास जो सिंगल यूनिट होगा वो होगा इथीन, और बहुत सारे जब इथीन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो पॉलीइथीन। ठीक, तो लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेस, बहुत सारे नंबर ऑफ इथीन जो है मॉलिक्यूल्स उसके पॉलीमराइज होंगे टू गिव द लार्जर मॉलिक्यूल, ताकि वो एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बन सके, उन्हें पॉलीइथीन कहते हैं। इस तरह की जो है इक्वेशन हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने इथीन का इस तरह से मॉलिक्यूल लिया था, n इज द नंबर। ठीक है, यानी कि नंबर, इट कैन बी थाउजेंड्स, इट कैन बी लैक्स, इट कैन बी इन मिलियंस, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, 100 में भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि प्लास्टिक को कितना जो है वो बड़ा पॉलीमर बनाना है। और टेम्परेचर क्या देंगे? 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, 1000 ATM प्रेशर होगा। ठीक है, और इस पे जो है 0.01% ऑक्सीजन भी मौजूद होगी। तो ये क्या करेगा? इस तरह से जो है वो इसका डबल बॉन्ड खुलता चला जाएगा और यहाँ पर एडिशन होती जाएगी, बहुत सारे पॉलीमर्स, इथीन के मॉलिक्यूल्स मिलते जाएंगे और पॉलीमर्स बनते जाएंगे। ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमन प्लास्टिक्स यूज टू फॉर्म द पॉलीथीन बैग्स एंड फूड पैकेजिंग। और ये वो प्लास्टिक है जो पॉलीथीन बैग्स बनाने में काम आ रही है और फूड पैकेजिंग में काम आ रही है। इसमें देखो सिर्फ एडिशन हो रही है, यानी कि ना ही किसी चीज़ की कंडेंसेशन हो रही है, ना ही कोई वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है, बस सिर्फ क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड खुलते जा रहे हैं। इस तरह के जो बैग्स आपके पास मिलते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप वेस्ट करके फेंक देते हो इन बैग्स को, और इनकी ही वजह से जो है वो मेरीन लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है। डिफरेंट जगहों पे जो है वो एनिमल्स परेशान हो रहे हैं इन प्लास्टिक्स की वजह से। काइंडली इन प्लास्टिक्स का यूज़ कम करती है।
पॉलीप्रोपीन बैग्स जो है वो आपके पास क्या है। अब जैसे पॉलीइथीन बैग्स पढ़े थे, इसी तरह पॉलीप्रोपीन बैग्स पढ़ोगे। प्रोपीन का मतलब क्या होगा कि वो 3 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो कार्बन की चेन होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोपीन, अब यहाँ देखो वहाँ इथीन था तो यहाँ क्या है, प्रोपीन है, सही। मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेस टू गिव अ लार्जर मॉलिक्यूल कॉल्ड द पॉलीप्रोपीन। तो जब प्रोपीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो आप उनको क्या कहोगे, पॉलीप्रोपीन कहोगे। अब पॉलीप्रोपीन कैसे, एक कार्बन ये हो गया स्टूडेंट्स, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, इस तरह के प्रोपीन के बहुत सारे मिलते जाएंगे और आपके पास क्या बनेगा, पॉलीप्रोपीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक कार्बन ये हो गया CH3, उसके साथ ही दूसरा कार्बन अटैच है, दूसरा कार्बन और उसी के साथ तीसरा अटैच है, तीसरा ये कार्बन आ गया प्रोपीन का, ठीक है। और ये डिफरेंट अलग अलग जुड़ते जाएंगे और क्या है, डबल बॉन्ड्स खुलेंगे और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, पॉलीप्रोपीन के बैग्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इनका यूज़ क्या है, पॉलीप्रोपीन इज सुपीरियर टू पॉलीइथाइलीन। पॉलीप्रोपीन के जो बैग्स हैं आपके पास वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। इन इट्स रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज, और ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, यानी कि ख़राब नहीं होंगे, सही। एंड टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर से भी जो है उनकी रेजिस्टेंस होगी, ये टेम्परेचर का भी इनके ऊपर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ यूज टू मेक द प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है। अब जो प्लास्टिक बैग्स बन रहे थे वो देखिए, उनकी प्लास्टिक देखिए आप लोगों ने कैसी होती है, इजी टू ब्रेक होती है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास बॉटल्स की बारी आ जाती है, बॉटल्स आप लोगों ने प्लास्टिक की देखी हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल, तो वो रेजिस्टेंट होती हैं, ठीक है। उनके अंदर जो है वो ब्रेक करने की पावर, इतनी आसानी से उसे ब्रेक नहीं किया जा सकता जिस तरह हम शॉपर को या मतलब जो पॉलीथीन बैग है उसे टेयर कर सकते हैं, लेकिन इन्हें इतनी आसानी से टेयर नहीं किया जा सकता। ये इससे बनती हैं पॉलीप्रोपाइलीन से, ठीक है। इस तरह से देखें, अब प्रोपीन का मॉलिक्यूल देख लें एक दफ़ा दोबारा से, ये CH3 मौजूद है, सही। एक कार्बन, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया, ये हो गया प्रोपीन का मॉलिक्यूल, सही। N लगाया है, यानी कि बहुत सारे प्रोपीन के मॉलिक्यूल्स मिलते जाएंगे, इस तरफ बॉन्ड खुलता जाएगा, यहाँ पर भी खुलेगा, तो इसी तरह ये क्या बन जाएंगे, पॉलीप्रोपीन बन जाएंगी और बॉटल्स बनाने में हेल्प करेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड, अब आ जाइए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड पढ़ चुके हो, क्या होता है, 2 कार्बन्स के साथ अगर क्लोराइड लगा हुआ है और उसी में डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, 2 कार्बन्स के साथ, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, इन्हीं के साथ डबल बॉन्ड भी मौजूद हो और क्या लगा हुआ हो, एक हेलोजन ग्रुप लगा हो, तो हम उसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कह रहे हैं, सही। अब विनाइल क्लोराइड कह रहे हैं। अब विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे बल्कि मॉलिक्यूल्स मिलते जाएंगे, देखो यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, यही डबल बॉन्ड जो है वो खुल जाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन में, ठीक है, यही डबल बॉन्ड खुल जाएगा और क्या होगा, डिफरेंट पॉलीमर्स डिफरेंट जो है वो विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स मिलते जाएंगे और आपके पास क्या बना लेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और किसकी मौजूदगी में काम हो रहा है, एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जो आपके पास कौन सा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉलीमराइजेस टू गिव द लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड द पॉलीविनाइल क्लोराइड। और PVC, इस तरह के पाइप्स यूज करते हैं आप लोग, अगर आपने कभी गौर किया हो तो जो घर में पाइप्स यूज होते हैं, ठीक है, सीवरेज वगैरह के लिए, इसके अलावा पानी वगैरह के लिए जो आपके पास घर में पाइप्स यूज होते हैं, ठीक है, वो इन प्लास्टिक से मिलकर बनते हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड वाली प्लास्टिक से मिलकर ये पाइप्स वगैरह बनते हैं, ठीक। इस तरह से जो है देखो, विनाइल क्लोराइड बना हुआ है, 2 कार्बन मौजूद हैं, 2 कार्बन में डबल बॉन्ड भी यहाँ मौजूद है, और विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड हो गया, यानी कि Cl लगा हुआ था, हमने क्लोराइड कह दिया, इसमें कैटलिस्ट वगैरह सब मौजूद हैं, पॉलीमराइजेशन होगी, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जहाँ CH3 लगा हुआ था पॉलीप्रोपीन में, उसकी जगह यहाँ क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, तो इसको क्या नाम दे दिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, डबल बॉन्ड्स खुलते जाएंगे। ये इस तरह की ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये बता रही है कि यहाँ से और भी मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और इस तरह भी मॉलिक्यूल्स जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड के यूजेस क्या क्या हैं, इज यूज फॉर द इंसुलेटिंग कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स। इलेक्ट्रिकल केबल्स में जो आपके पास इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है ब्लैक कलर की, मोस्टली आपने टीवी की वायर देखी होगी कब, तो उसके अंदर जो है वो इसी तरह की मोटी वाली वायर में ये प्लास्टिक यूज होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। इस तरह के जो आपके पास रिकॉर्डर्स थे पहले, उनमें ये यूज हो रही थी, सूटकेस कवरिंग, और सूटकेस कवरिंग में ये प्लास्टिक यूज होती है, ठीक है, और पाइप्स वगैरह में भी है। ये देखें पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आपके पास, ये देखें इस तरह के पाइप्स आप यूज़ कर रहे होते हो, ये आपके पास जो है सैनिटरी पाइप्स हैं और ये केबल वायर के ऊपर इस तरह लगे हुए हैं, तो ये आपके पास जो है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड इस तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। पॉलीविनाइल एसीटेट, अब इन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है।
जिस तरह वहाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड था, Cl लगा हुआ था, तो इस तरफ यहाँ क्या लगा होगा, एसीटेट ग्रुप। क्लोराइड की बजाय यहाँ पर क्या लगा होगा, एसीटेट ग्रुप। एसीटेट ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एसीटेट ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, जब H हट जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, पहले जब H लगा होता है तो आप इसको क्या कहते हो, एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। वेट मैं आपको बताती हूँ, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, अब एसिटिक एसिड हो गया आपके पास, जब मैं इसमें से ये वाला H रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये बच जाता है एसीटेट ग्रुप। ठीक है, ये नेगेटिव क्या करता है, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ देखो क्या जुड़ा हुआ है, O जुड़ा हुआ है, CH साथ में क्या अटैच हुआ है, OCO, यानी OCO, और इस साइड में क्या लगा हुआ है, CH3। तो ये कौन सा हो गया, पॉलीविनाइल एसीटेट ग्रुप। सही, तो पॉलीविनाइल क्यों कह दिया, विनाइल इसलिए क्योंकि दो कार्बन हैं और उनके बीच में क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, और क्लोराइड हमने उस सूरत में कहा था कि क्योंकि उसमें क्लोरीन मौजूद था। अब यहाँ क्या मौजूद है, एसीटेट ग्रुप मौजूद है, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया, पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, पॉलीविनाइल एसीटेट के विनाइल एसीटेट के बहुत सारे ग्रुप्स मिलते जाएंगे और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, पॉलीविनाइल एसीटेट बन जाएगा। ये आपके पास ग्रुप बना हुआ है, देखो किस तरह से कि आपके पास ये हो गया CH2, किसका है, ये इथीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैंने आपको बोला दो कार्बन मौजूद होने चाहिए, दो कार्बन के साथ क्या मौजूद हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो। ऐसा ही ये डबल बॉन्ड है इन दो कार्बन में। डबल बॉन्ड के साथ जो दूसरा कार्बन अटैच है उसके साथ क्या लगा हुआ है, O ग्रुप लगा हुआ है, O के साथ कार्बोनाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है, सॉरी। तो ये इस तरह से ये O नेगेटिव क्या करता है, इसी कार्बन के साथ जाके जुड़ जाता है और इस तरह से एसीटेट ग्रुप बन जाता है। तो ये हो गया आपके पास विनाइल एसीटेट, ये पॉलीमराइज होता जाएगा और इसी तरह चेन बड़ी होती जाएगी। यहाँ पर भी इसी तरह ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ पर भी ऐसा ही ग्रुप अटैच होने लग जाएंगे, यानी कि बहुत सारे विनाइल एसीटेट के ग्रुप्स मिलते जाएंगे और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, ये बहुत ईजी है, सिर्फ आपने जो है वो कंसंट्रेशन के साथ इसे समझना है और इस चीज़ को जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या क्या यूजेजेस हो सकते हैं। पॉलीविनाइल इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ च्युइंग गम, जो आप च्युइंग गम यूज कर रहे हो, बबल गम, ये उनमें यूज हो रही है। एंड इन द वाटर प्रूफिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, टेक्सटाइल में जो वाटर प्रूफिंग का हम यूज़ कर रहे हैं वर्क, वो जो है वाटर प्रूफ टेक्सटाइल कहते हैं ना, कि मतलब जो आपके पास कपड़े वगैरह हैं वो वाटर प्रूफ उसमें हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके पास जो है वो वाटर प्रूफ है, तो वो उनमें ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, नाउ कम टू पॉइंट, आगे चलते हैं। इस तरह से जो है इन चीज़ों में गम्स हैं आपके पास, ग्लू वगैरह। ठीक है, ग्लू में यूज़ हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसको डिस्कस नहीं कर पाए कि ये किस में यूज़ हो रहा है, ग्लू में यूज़ हो रहा है। ठीक है, ग्लू गम्स वगैरह में यूज़ होता है, टेक्सटाइल की वाटर प्रूफिंग में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ये आपके पास जो है टूथपेस्ट में कहीं कहीं यूज़ हो रहा है और इस तरह, क्योंकि टूथपेस्ट में भी कहीं कहीं आपको च्युइंग गम की खुशबू वगैरह आ रही होती है, मिंट की आ रही होती है, तो इन चीज़ों में ये यूज़ हो रहा है। ग्लू में ये यूज़ किया जाता है आपके पास गम वगैरह के तौर पर। अच्छा जी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की तरफ आ जाते हैं। ये जितनी हमने अभी तक एग्जांपल्स पढ़ी हैं ये आप लोगों के पास एडिशन पॉलीमराइजेशन की थी। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की जो बेसिक एग्जांपल आती है वो आपके पास बेकलाइट की आती है। बेकलाइट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनोल एंड बेकलाइट, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का जो है मिक्सचर। यहाँ पर मिस्टेकनली लिखा गया है बेकलाइट, यहाँ आएगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। तो आप ये क्या यूज़ कर रहे हो, फॉर्मल्डिहाइड यहाँ यूज़ कर रहे हो, किसके साथ, ये आपके पास मॉलिक्यूल है किसका, फिनोल का। सही, ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। फॉर्मल्डिहाइड आपके पास क्या है, अल्डिहाइडिक फैमिली का पहला मेंबर। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइडिक फैमिली का पहला मेंबर। सही, C डबल बॉन्ड H क्या होता है, एल्डिहाइड है और इसके साथ अगर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, सिर्फ H लगा हुआ है, तो आप उसको क्या कहते हो, फॉर्मल्डिहाइड कहते हो। ये पहला मेंबर होता है। इसके बाद एसिटल्डिहाइड आता है, प्रोपेनल्डिहाइड आता है, इस तरह के डिफरेंट एल्डिहाइड्स आते हैं। तो ये पहला मेंबर है किसका, एल्डिहाइड फैमिली का।
अल्डिहाइड और फिनोल, फिनोल से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है, ठीक है। फिनोल, दो मॉलिक्यूल्स होंगे फिनोल के इर्द गिर्द। यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ है, ये रहा। इधर इधर दोनों क्या मौजूद है आपके पास, फिनोल ग्रुप्स मौजूद हैं। फिनोल ग्रुप्स के बीच में क्या मौजूद होगा, फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा। अब जरा देखिएगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है इसमें कि आपके पास जो है ऑक्सीजन वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या चीज़ बन जाएगी आपके पास, CH2 बच जाएगा, सही। अब जरा देखें, इधर मौजूद होगा H, देखें ये देखिए इधर एक H मौजूद होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक H मौजूद होता है, इधर भी दूसरा H मौजूद होगा, ठीक है। ऐसा ही है बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक H, 6 H होते हैं ना, एक इधर 5 H होंगे क्योंकि OH लगा हुआ है। इसके बाद एक इधर, एक इधर, इधर और इधर, इस तरह से सारे H मौजूद हैं, ठीक है। हाइड्रोजन मौजूद है। अब हाइड्रोजन इधर वाले और इधर वाले देखो, इनके बीच में क्या मौजूद है, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये वाला दो हाइड्रोजन्स, अब इस पर ज़रा गौर से करिएगा, देखिएगा ये दो हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। दो हाइड्रोजन हो गए तो H बन गया। H कितने हैं आपके पास, दो, और O कितना है, एक। H2O निकल गया। अब पीछे रेस्ट ऑफ द थिंग क्या बच रही है, CH2। ऐसा ही है, CH2 बच रहा है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल है और इस तरह से जो है क्या करेंगे, CH2 को अपने साथ जोड़ लेंगे। ये देखेंगे यहाँ जुड़ा हुआ, ठीक है। वाटर निकल गया, ये हो गया आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, सही। और क्या चीज़ आपके पास जो बन जाती है, ये बेकलाइट बन गया, ठीक है। यानी कि दो फिनोल के मॉलिक्यूल्स किससे अटैच हैं, मिथिलीन ग्रुप से, CH2 ग्रुप से अटैच्ड हैं। और ये किसकी वजह से बन रहे हैं कि यहाँ से किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, दोनों H मौजूद थे, दोनों H ने क्या काम किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। पीछे रेस्ट ऑफ थिंग क्या बच रही है, CH2 बच रहा है। CH2 इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा इन दोनों फिनोल के साथ, सही। फिनोल CH2 फिनोल आपके पास क्या कहलाता है, बेकलाइट कहलाता है, सही। और ये किन दो की मदद से बनता है, ये फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड की मौजूदगी से, ठीक है। आगे, बेकलाइट इज यूज टू मेक बटन्स, ये किस किस काम में आते हैं, बटन्स बनाने के काम आ रहे हैं, स्विचेस बनाने के काम आ रहे हैं। स्विचेस क्या है आपके पास, जो बटन्स हैं, स्विच वगैरह लगे हुए, वो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स बनाने के काम आते हैं, कैमरास वगैरह, रेडियो एंड टेलीफोन्स कंपोनेंट्स, ठीक है। इन तरह ये सारी चीज़ें बनाने में कौन हेल्पफुल है आपके पास, बेकलाइट। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, टेलीफोन्स, बटन्स, स्विचेस, कैमरा। इनमें जो प्लास्टिक यूज हो रही है आपके पास वो कौन सी है, बेकलाइट प्लास्टिक, ठीक है। अब आप आ जाइए प्लास्टिसाइजर और फिलर्स पे आ जाए कि प्लास्टिक्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ ऐड की जाती है जो बाइंडिंग प्रोसेस बढ़ाती है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्लास्टिसाइजर का काम क्या होता है और फिलर्स का क्या काम होता है। प्लास्टिक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कंपोनेंट्स भी ऐड किए जाते हैं जो प्लास्टिक की रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इलास्टिसिटी को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे कौन से जो है वो होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। देखते हैं, एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर रिड्यूसेस द ब्रिटलनेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिसाइजर क्या काम करते हैं, इसकी जो है वो आपके पास जो है वो हार्शनेस, ठीक है, इसकी हार्शनेस प्लास्टिक की इसको कम कर देते हैं। एंड रिमूव द इम्प्रूव द इलास्टिसिटी, और इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देते हैं कि प्लास्टिक्स जो है वो खिंच जाती हैं या किसी भी मोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इन प्लास्टिसाइजर का क्या काम होता है, ये जो आपके पास हार्डनेस होती है, यानी कि आपके पास अगर प्लास्टिक देखी जाए तो बहुत हार्ड होगी, तो उस प्लास्टिक की हार्डनेस को कौन कम करेगा, प्लास्टिसाइजर कम करेगा। और प्लास्टिक की इलास्टिसिटी को बढ़ाने का काम प्लास्टिसाइजर करते हैं। एडिशन ऑफ फिलर, अब फिलर क्या काम कर रहे हैं, पहले तो प्लास्टिसाइजर पढ़ लिया, प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, फिलर क्या करेंगे, इंक्रीजेज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक्स। मोस्ट फिलर्स आर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़ हैमर्ड कर रहे हैं उसके ऊपर, या कोई और मतलब मैकेनिकल चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं काम, तो वो क्या काम करेंगे, उसकी जो है स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे, उसकी पावर को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया फिलर का काम। और कौन कौन से फिलर्स यूज़ किए जाते हैं, लकड़ी यूज़ की जाती है मोस्टली, जो है फ्लोर, आटा, मतलब इस तरह के आटा वगैरह यूज़ किए जाते हैं, सॉडस्ट वगैरह, ये तमाम के तमाम आपके पास जो है वो यूज़ किए जाते हैं प्लास्टिसाइजर और फिलर के तौर पे। पेंट्स की तरफ आ जाते हैं। पेंट्स हमारे पास जो है वो एक बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है, कलर्ड इंडस्ट्री है। पेंट्स आर द फ्लूइड मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ द पिगमेंट्स
सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, ये इस पे कंसिस्ट करते हैं कि मिक्सचर हो जाए किस चीज़ का, पिगमेंट्स का, और वो किस में डिजोल्व हो, लिक्विड के अंदर हो, विच कैन बी अप्लाइड एज अ थिन फिल्म टू द सरफेस बाय ब्रशिंग, और क्या करें वो किसी भी ब्रश की मदद से किसी भी थिन सरफेस के ऊपर अप्लाई किए जाएं, स्प्रे किए जाएं या डिप किए जाएं फॉर प्रोटेक्शन एंड डेकोरेशन। ठीक है, ताकि क्या की जा सके, चीज़ की प्रोटेक्शन की जा सके और उसकी डेकोरेशन की जा सके। ये आपके पास पेंट्स के कलर्स हैं कुछ। कंपोजिशन किस किस पे होती है? पेंट इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स से मिलकर पेंट्स बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बाइंडर, जो क्या कर सकता है, बाइंड करके रख सकता है पेंट्स को। पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट आपके पास कलर्स, वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट पे कभी आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि जब हम पेंट लाते हैं तो उसको किसी ना किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल कर ही उसको यूज़ किया जाता है, कभी भी डायरेक्ट पेंट यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, उसको पहले सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है, देन उसे यूज़ किया जाता है। तो ड्रायर, और क्या होगा? ड्रायर होगा जो उसको ड्राई करने में हेल्प करेगा। फिलर, और फिलर्स जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, इलास्टिसिटी को इंक्रीज करेंगे। बाइंडर क्या काम करते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ व्हीकल विच हार्डन्स टू फॉर्म द कंटिन्यूअस फिल्म। जो क्या काम करते हैं, आपके पास जो बाइंडर्स होते हैं एक व्हीकल के तौर पे वर्क कर रहे हैं, और ये क्या करेंगे? हार्डन्स टू फॉर्म द कंटिन्यूअस फिल्म, ताकि एक पूरी स्ट्रेट जो है वो कलर की फिल्म जा सके, बीच में जो है वो पैचेस ना आए, एक तरीके की जो है वो फिल्म बन सके। यानी कि एक आपके पास वॉल वगैरह पे कलर हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई पैचेस नजर आते नहीं आते। ठीक है, तो इस पैचेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर व्हीकल डालते हैं या बाइंडर का डालते हैं, जो एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड से बाइंड करके रखती है। पिगमेंट्स का क्या काम होता है? पिगमेंट्स आर द कलरिंग मटेरियल्स, ये कलर प्रोवाइड करते हैं, विच सप्लाई द डिजायर कलर। जिस कलर का आपको पेंट चाहिए, जिस कलर का आपको कलर करना है, आप उसमें वही पिगमेंट ऐड करते हो, वो कलर अपीयर हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या होती है पिगमेंट की? टाइटेनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, वाइट लेड व्हाइट कलर देंगे। ठीक है, अगर हम टाइटेनियम ऑक्साइड डाल दें या व्हाइट लेड डाल दें तो क्या होगा? व्हाइट कलर आ जाएगा। कार्बन ब्लैक डाल देंगे तो ब्लैक कलर शो करेगा। क्रोम येलो कलर डाल देंगे, लेड क्रोमेट जो है आपके पास, ठीक है, वो येलो कलर देगा। आयरन ऑक्साइड डाल दोगे तो आपके ब्राउन और रेड कलर्स आएंगे। ऑर्गेनिक डाइज डालेंगे तो हम वेरियस कलर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके कलर पिगमेंट्स के कुछ जो है वो नाम आ गए कि आप इन कलर पिगमेंट्स की मदद से कलर दे सकते हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से कलर पिगमेंट दे सकते हैं। वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या होता है? द सॉल्वेंट इज यूजुअली टर्पेंटाइन ऑयल और वाइट स्पिरिट विच गेट्स इवेपोरेटेड। ये जो है आप वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, और ये क्या होते हैं, जब आप इसको वॉल पे अप्लाई कर देते हो तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं, सिर्फ अपनी शाइन छोड़ जाते हैं। फिलर्स क्या होते हैं आपके पास? दे आर इनर्ट सॉलिड सब्सटेंसेस लाइक चाइना क्ले, जो आपके पास मिट्टी होती है चाइना क्ले, वो टैल्क यानी कि कोई पाउडर, एस्बेस्टस यानी कोई भी चीज़ ऐसी जो है वो पाउडर फॉर्म की होगी, विच एडेड टू द पेंट इंक्रीजेज द ड्यूरेबिलिटी, और पेंट की क्या करेंगे? ये ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देंगे, उसकी जो है वो इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर देंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? पेंट्स दो हिस्सों में क्लासिफाई किए जाते हैं, ऑयल पेंट्स और दूसरा है वाटर बेस्ड पेंट। ऑयल बेस्ड आप नाम से पता चला होगा कि किस पे बेस करते हैं? ऑयल पेंट। ठीक है, ऑयल बेस्ड पेंट्स आर यूजुअली कॉल्ड द ऑयल पेंट्स, इन्हें ऑयल पेंट्स कहा जाता है। सिंथेटिक एनिमल्स, इन्हें सिंथेटिक भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रिपेयर किए जाते हैं, एंड आर अप्लाइड ओवर वुडन और आयरन सर्फेसिस, और ये कहाँ अप्लाई किए जाते हैं? लकड़ी के ऊपर और आयरन सर्फेसिस, यानी कि उसको जंग से बचाने के लिए। बाइंडर इसमें क्या यूज किया जाता है? लिनसीड ऑयल, लिनोसीड ऑयल होता है, ये ऑयल है जो इसके अंदर एज अ बाइंडर यूज किया जाएगा। पिगमेंट में भी टाइटेनियम ऑक्साइड पर व्हाइट कलर के लिए कौन सा जो है वो टाइटेनियम ऑक्साइड, और बाकी पिगमेंट्स जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं वो तमाम के तमाम पिगमेंट्स ऐड कर सकते हैं इन ऑयल बेस्ड को कलर देने के लिए। इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा? टर्पेंटाइन ऑयल यूज किया जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो ऑयल पेंट्स है, इनकी शाइन देखिए। ठीक है, इनकी शाइन, इनमें बहुत ज़्यादा शाइन पाई जाती है। सही, क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनके अंदर जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है वो टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ किया जा रहा है। सही, ऑयल बेस्ड है तो इसके ऑयल यूज़ किया जा रहा है, और ऑयल में आर्टिफिशियली शाइन मौजूद होती है। इस तरह से ऑयल पेंटिंग्स आ गई। वाटर बेस्ड में क्या होगा? वाटर बेस्ड पेंट्स आर यूजुअली कॉल्ड एज डिस्टेम्बर और प्लास्टिक इमल्जन्स। डिस्टेम्बर देखा है आपने, जो है वो वॉल पे करते हैं और वाइट कलर में यूजुअली किया जाता है, और ये पानी में मिलाकर बनाया जाता है, एंड आर अप्लाइड ओवर द वॉल्स स्पेशली द इंटीरियर वंस, और जो है अंदर वाली वॉल में मोस्टली लगाया जाता है, और ऊपर जो है आपने जो कलर शो करना है आप कलर पिगमेंट यूज कर सकते हैं। दीज पेंट्स कंटेन वेरियस प्लास्टिक्स सच एज, इन पेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हो सकती हैं? पॉलीविनाइल एसीटेट मौजूद है, पॉलीस्टाइरीन मौजूद है, स्टेरीन ब्यूटाडाइन मौजूद है, कोपॉलीमर्स मौजूद है, एंड पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन टेफ्लॉन के नाम से है। और ये तमाम के तमाम जो है पिगमेंट्स इनके अंदर
प्लास्टिक्स इनके अंदर ऐड की जाती हैं, ठीक है, जो इनकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है। बाइंडर क्या यूज़ किया जाए, सिंथेटिक पॉलीमर विद रबर लाइक प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो बाइंडर यूज़ किया जा रहा है वो क्या यूज़ किया जा रहा है, पॉलीमर यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर प्लास्टिक्स के नाम दिए गए हैं। यही आपके पास जो बाइंडर के तौर पर वर्क करेगा, और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, रबर लाइक प्रॉपर्टी है। पिगमेंट्स आर सेम इन बोथ, अपनी मर्जी से जो पिगमेंट आपने यूज़ करना है, जो कलर यूज़ करना है, वही वाला आप जो है रिएजेंट डाल के कलर यूज़ करवा सकते हो। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड डाला था वाइट कलर के लिए, क्रोम येलो डाला है येलो कलर के लिए, तो आप कोई भी पिगमेंट यूज़ कर सकते हैं इसके। इस तरह से डिस्टेम्पर लगाया है ताकि क्या है, इसकी कोरोजन की रेजिस्टेंस की जा सके। कौन कौन सी पेंट इंडस्ट्रीज़ है, ये आपके पास जो है कुछ पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में पाई जाती हैं, ठीक है। और ठीक, वर्निशेस क्या होते हैं आपके पास, आर द कोलाइडल मिक्सचर्स। वर्निशेस जो होगा है वो कोलाइडल मिक्सचर, कोलाइडल कहते हैं आपके पास जो है वो सस्पेंशन सोल्यूशन और कोलाइडल क्लीन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कोलाइडल आपके पास ऐसे हो जाते हैं जो मतलब आप गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर्स को कहते हो, ठीक है, ऑफ सॉल्ट्स एंड हैवी मेटल्स। और ये जो है किसके मिक्सचर से बनते हैं, सॉल्ट से और हैवी मेटल्स के, एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और आपके पास ये किन के मिक्सचर से बन सकते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वॉलेटाइल क्यों कहा है, क्योंकि ताकि जब ये सरफेस पे अप्लाई किए जाए और फिर ये बाकी उड़ जाए, ठीक है। यूजुअली यूज विदाउट पिगमेंट्स, और इनके अंदर क्या किया जाता है, पिगमेंट्स के अलावा यूज़ किए जाते हैं सिर्फ शाइन देने के लिए, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एंड प्रोटेक्टिव यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेटिव कोटिंग, और डेकोरेट करने के लिए फॉर वेरियस सर्फेसेस। कुछ सर्फेसेस पे जहाँ पर जंग लगने का खतरा होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, और पॉलिशेस वगैरह की जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा फर्नीचर को पॉलिश किया जाता है डिफरेंट कलर से, उन वर्निशेस की वजह से होता है। वो क्या करते हैं, सिर्फ आपके पास शाइन दे देते हैं उस पर सरफेस के ऊपर, और उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं फंगस वगैरह लगने से और इन चीज़ों से, बैक्टीरियाज वगैरह लगने से, आयरन रस्टिंग से, इनसे सेव कर देते हैं। और डेकोरेशन भी हो जाती है क्योंकि शाइन आ जाती है इस पर, लाइक दिस। देखें अब इस पे इन्होंने जो है वुड पे यूज़ किया हुआ है, वर्निश पे शाइन के लिए सिर्फ इन्होंने यूज़ किया है। इससे देखें कितनी जो है वो शाइन आ गई है। वुड वैसे ऐसे अपीयर होती है, और फिर जब ये इस पर वर्निश अप्लाई करते हैं ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो सके, ताकि इसकी डेकोरेशन हो सके, तो ये इस तरह की दिखने लगती है। कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं वर्निशेस के अंदर, फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है, इसको जो है स्मूथ बनाता है। फिल्म फॉर्मिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर जो पैचेस पड़ रहे हैं वो पैचेस नहीं दिखेंगे, बिल्कुल स्मूथ जो है वो मटेरियल यूज़ होगा। ड्राइंग ऑयल है जो क्या करेगा, फॉरन से इसको मतलब वक्त के साथ साथ इसमें ड्राई कर देगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इंक्लूडेड है जो इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के तौर पे इसको डिसॉल्व करेंगे पहले, फिर उसके बाद ये वर्क करेगा। पहले रेजिन जो है वो डिसॉल्व की जाती है ऑर्गेनिक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। रेजिन क्या है आपके पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। रेजिन आपके पास दरख्तों वगैरह से भी मिल जाती है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको डिसॉल्व किया जाता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, एंड देन ड्राइंग ऑयल इज एडेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द वर्निश। और फिर क्या किया जाता है, पहले रेजिन डालते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ईथर, बेंजीन, हेक्सेन, इन तरह के जो होते हैं आपके पास वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। इनके अंदर इस रेजिन को डिसॉल्व किया जाता है, फिर उसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, ड्राइंग ऑयल किया जाता है। कोई भी ड्राइंग ऑयल ले सकते हैं जो उसको उसकी कंडीशन जो है मतलब ड्राई करने में हेल्प करेगा। ड्राइंग ऑयल डालेंगे और फिर क्या होगा, इस तरह से जो है आपके पास क्या होगा, वर्निश प्रिपेयर हो जाएगा। क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। वर्निश कंटेन्स अ ड्राइंग ऑयल, वर्निश के अंदर क्या मौजूद है, ड्राइंग ऑयल मौजूद है, विच व्हेन इट इज़ अप्लाइड ऑन द सरफेस, जब ये सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, इट फॉर्म्स टफ सॉलिड ड्यूरेबल एंड ग्लॉसी फिल्म। ये क्या करता है, एक ग्लॉसी सी फिल्म बना लेता है, टफ होती है, हार्ड होती है, ड्यूरेबल यानी कि आपके पास काफ़ी टाइम तक चलेगी। द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द वर्निश इवेपोरेट्स क्विकली, और जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है वो तो फौरन से इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। वॉलेटाइल होगा तो वो फौरन उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में। एंड द ड्राइंग ऑयल एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, और जो ड्राइंग ऑयल है वो फौरन से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, ड्राइज अप और सूख जाएगा, फॉर्मिंग वाटर इनसॉल्युबल टफ फिल्म, और वो फिल्म बना लेगा जो वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, यानी कि पानी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा और वो आसानी से जो है उसके ऊपर सूख जाएगी ऑन द सरफेस। द ग्लॉसी अपीयरेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेजिन, और ये जो ग्लॉसी अपीयरेंस आती है वो किसकी वजह से आती है, रेजिन की वजह से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ये कंप्लीट हो चुका है। काइंडली इसे बहुत अच्छे तरीके से समझें
ठीक है। और इसको जो है याद करने के हवाले से जो है एग्ज़ाम में इसमें नोट्स वगैरह लिखने को आते हैं, तो आप इनकी जो है वो अच्छी प्रिपरेशन करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ, ठीक है। उसे एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे चैप्टर नंबर 8 को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।